नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की दिन भर की खबरों को हम इस वीडियो में एक सिरे से देखते चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है किसान बिल को लेके। भारत में इजरायल के राजदूत रोन माल्का ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल में सुधारों के लिए बनाए गए कानूनों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से किसान सशक्त होंगे और अपने उत्पाद बेचने व अधिकतम लाभ कमाने का उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा। माल्का ने कहा कि जैसे जैसे स्थिति साफ होगी, भारतीय किसान इन सुधारों के असली लाभ का अनुभव करेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में सहयोग भारत और इजरायल के बीच गठजोड़ की अहम कड़ी है। नए कानूनों से यह संबंध और मजबूत हो सकता है, क्योंकि भारत किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए इजरायल की टेक्नोलॉजी अपना सकता है। माल्का ने कहा कि इजरायल में कोई बिचौलिया नहीं है, पूरी पारदर्शिता है और किसान सीधे ग्राहकों से जुड़े हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने सोमवार को बताया है कि उसने तत्काल प्रभाव से खुशबू सुंदर को पार्टी के प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। खुशबू तमिलनाडु की अभिनेत्री राजनेता हैं। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वे 2014 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह किसी भी समय भाजपा में शामिल हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो यह भाजपा के लिए अच्छा मौका होगा, क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, कुछ तत्व पार्टी के भीतर उच्च स्तर पर बैठे हैं, जिनका जमीनी हकीकत या सार्वजनिक मान्यता से कोई जुड़ाव नहीं है। वे सिर्फ आदेश दे रहे हैं। यदि वे भाजपा में शामिल होती हैं तो पार्टी उन्हें 2021 विधानसभा चुनावों में उतार सकती है। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के सूत्रों ने कहा, खुशबू तमिलनाडु में भाजपा की धारणा को बदल सकती हैं। लोकप्रिय अभिनेत्री अतीत में कई पार्टियों का हिस्सा रही हैं। 2010 में वे डीएमके में शामिल हुई थीं, तब राज्य में पार्टी सत्ता में थी। उस समय उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि मैंने सही निर्णय लिया है। मुझे लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। मैं महिलाओं की भलाई के लिए काम करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोक जनशक्ति पार्टी की अगुवाई कर रहे चिराग पासवान ने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार के लिए किए गए इंतजामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हालांकि उन्होंने इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया, जो अंतिम संस्कार के वक्त भी वहां मौजूद थे। चिराग ने कुछ दिनों पहले नीतीश पर उनके पिता के अपमान का आरोप भी लगाया था। चिराग ने प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी, पापा की अंतिम यात्रा में सहयोग के लिए हृदय से आभार। सर, आपने पापा की अंतिम यात्रा के लिए सभी व्यवस्था बिना मांगे की। बेटे के तौर पर मैं एक मुश्किल समय से गुजर रहा हूं। आपके साथ से हिम्मत और हौसला दोनों बढ़ा है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान का शनिवार को पटना में राजकीय शोक के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान वहां भारी हुजूम उमड़ा था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को प्रतिनिधि बनाकर वहां भेजा था। केंद्रीय मंत्री रहे पासवान के निधन पर शुक्रवार को राजकीय शोक भी रहा था। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को चीन के साथ होने वाली उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 7वें दौर में भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव के बिंदुओं से चीन द्वारा सैनिकों की पूरी तरह से जल्द वापसी पर जोर देगा। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारत की ओर से चुशूल में दोपहर 12 बजे वार्ता शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि वार्ता का एजेंडा पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक रूपरेखा तैयार करना होगा। चीन अध्ययन समूह के शीर्ष मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों ने पूर्वी लद्दाख में शुक्रवार को हालत की समीक्षा की थी और सोमवार को होने वाली वार्ता में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पिछले 15 दिनों में एमएसपी पर 37.92 लाख टन खरीफ धान खरीदा गया है। यह धान 3.22 लाख किसानों से खरीदा गया है, जिसका मूल्य 7,142.39 करोड़ रुपए है। इस वर्ष 26 सितंबर से पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर से हुई। सरकार भारतीय खाद्य नियम और राज्य की एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर धान खरीदती है। केंद्र सरकार ने चालू वर्ष के लिए सामान्य ग्रेड के धान का एमएसपी 1,868 रुपये प्रति क्विंटल और ए ग्रेड का 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकारी भारतीय कपास निगम ने इसी तरह चालू सत्र में 10 अक्टूबर तक 5,252 किसानों से 24,863 गांठ खरीदी है। इसके अलावा नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत एमएसपी पर दालों और तिलहन की खरीद कर रही है, जो बाजार की दरों के समर्थन मूल्य से नीचे आने पर शुरू हो जाती है।
इसके तहत 10 अक्टूबर तक हरियाणा और तमिलनाडु में 326 किसानों से लगभग 3.33 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 459.60 टन मूंग की खरीद की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के एक दिन पहले रिया चक्रवर्ती के उनसे मिलने का दावा झूठा निकला है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने जब इन आरोपों पर रिया की एक पड़ोसन से सवाल जवाब किए तो सच्चाई सामने आ गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऐसे झूठे दावे करने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने केंद्रीय एजेंसी से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है जो मीडिया के समक्ष झूठे आरोप लगाते हुए दावे करते हैं। मानशिंदे ने कहा कि हम टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने झूठे और फर्जी दावे करने वाले लोगों की एक सूची केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजने वाले हैं। ड्रग्स मामले में 1 माह बाद जेल के बाहर आई रिया चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ मीडिया में चल रहे दुष्प्रचार और झूठे दावों को लेकर पहले ही कोर्ट जाने का मन बना लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया था। सूत्रों के मुताबिक रिया की पड़ोसन ने एक टीवी चैनल के समक्ष दावा किया था कि 13 जून को सुशांत और रिया चक्रवर्ती मिले थे। रिया के घर जांच के सिलसिले में गई सीबीआई ने जब पड़ोसन से तहकीकात की तो दावे को लेकर कोई ठोस बात नहीं बता सकी। रविवार को सूत्रों ने जानकारी दी कि महिला ने जांच एजेंसी के सामने माना कि उसने सुशांत को 13 जून को रिया को उनके घर पर ड्रॉप करते हुए नहीं देखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में कोरोना के अब तक 70 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि 60 लाख से ज़्यादा मरीज वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। इस बीच एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस बैंक नोट और मोबाइल फ़ोन जैसे उत्पादों पर ठंडे और डार्क परिस्थितियों में 28 दिन तक जीवित रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय साइंस एजेंसी ने यह बात कही है। एजेंसी ने सोमवार को कहा कि CSIRO के डिजीज प्रिपेयर्डनेस सेंटर के शोधकर्ताओं ने इस बात का परीक्षण किया कि अंधेरे में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान तक कोरोना वायरस कितने समय तक जीवित रह सकता है। इस परीक्षण में पता चला कि गर्म परिस्थितियों में वायरस की जीवित रहने की दर कम हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसी खबरों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अगली खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए।